ये बात उस वक्त की है जब मैं 19 साल की थी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के लिए मेरा नंबर दूसरे शहर के कॉलेज में लग गया था। मैं बहुत खुश थी। उस शहर में मेरा सौतेले नाना नानी का घर था। माँ और पापा ने कहा हॉस्टल में रहने से अच्छा है मैं उनके साथ रह लूँ। मुझे भी नानी से बहुत प्यार था। मेरी माँ सौतेली थी, पर उन्होंने इस बात का आज तक मुझे कभी एहसास ना होने दिया। मुझे नहीं पता शायद सगी माँ का प्यार होता क्या है, मगर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे उन्होंने कभी अपनी सौतेली संतान की तरह नहीं पाला। वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि कभी उन्होंने अपनी खुद की संतान भी नहीं होने दी। और पापा ने तो आज तक मेरा दिल कभी दुखाया नहीं। इतना लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी मैं। फिर अगले महीने हम एडमिशन के लिए नाना नानी के घर गए। एडमिशन का प्रोसीजर ख़त्म होते ही पापा और माँ मुझे छोड़कर निकल गए। नानी और नाना वैसे तो काफ़ी फिट थे, पर नाना की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी, ऐसा वो कहते थे, मगर वैसा कुछ था नहीं। सच्चाई कुछ और थी। पहले पहले नाना मुझे घूरते रहते थे और ऐसा दिखावा करते थे कि उनको कुछ साफ दिखाई नहीं देता। कभी कभी वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे उन्हें कपड़ों के अंदर का सब कुछ दिख रहा हो। वो नज़र मुझे आज भी याद है। बहुत घिनौना एहसास है ये, जब कोई आंखों से ही तुम्हें बेआबरू करे। एक दिन अचानक नाना सीढ़ियों से गिर गए। मैंने और नानी ने बेड पर लाकर सुला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बस घुटने में चोट लगी है, मलहम लगाने से ठीक हो जाएगी, किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने उनके पैरों पर मालिश की तो उनको थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले दिन सुबह नानी हर रोज़ की तरह मंदिर चली गई। नाना ने मुझे आवाज़ लगाई और चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर ले गई तो उन्होंने कहा आज मेरा पूरा पैर अकड़ गया है, नानी को कहो बाम लगा के थोड़ा मसाज कर दे। मैंने कहा नानी तो मंदिर गई हुई है, आप बोलो तो मैं मलहम लगा दूँ। नाना ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने जैसे ही नाना को मलहम लगाना शुरू किया, वो मेरे छाती से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। फिर उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा मुझे शाबाशी देने के लिए, मगर हाँ वो हाथ हटा नहीं। वो धीरे धीरे मुझे सहलाने लगे। इस बात पर मेरा दिमाग बोल रहा था कि ये सब गलत हो रहा है, मगर हाँ मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरे नाना मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे ही 1-2 पल का वक्त गुजरा और नाना ने उठकर मेरे छाती पर हाथ रख दिया। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और भाग खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके बहुत 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 रोई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस डर के मारे अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रो रही थी। कुछ देर बाद नानी घर आई। नानी ने मेरी हालत देखकर समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। नानी ने मुझसे बहुत पूछा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद मैं उस हादसे को समझ नहीं पा रही थी या समझना नहीं चाह रही थी। नानी ने बहुत बार पूछा, मगर मैंने रोने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ऐसे 1-2 दिन गुजर गए। जब मेरा रोना कम नहीं हुआ तो नानी ने माँ और पापा को बुला लिया। माँ पापा के आने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहती, मुझे घर वापस आना है। मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं रहना चाहती। इस बहाने मैंने वो नाना नानी का घर छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। मैं घर वापस आ गई। फिर एक दिन नानी मुझसे मिलने हमारे घर आई और रात में जब हम दोनों अकेले थे तब नानी ने मुझसे पूछ लिया कि आज तुम्हें मेरी कसम है, मुझे ये बात बता दो कि हुआ क्या था। नानी ने कसम दी थी तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। मैंने नानी को पूरी हकीकत बता दी, पर नानी का रिएक्शन देख के मैं चौंक गई। नानी ने मुझसे कहा ये बात तुम जिंदगी में कभी किसी को मत बताना। इतना कह के नानी निकल गई, मगर ये हादसा मेरे दिल और दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा था। एडमिशन ना मिलने के चक्कर में मेरा ये साल भी पढ़ाई का बर्बाद हो गया था। मैं घर पर ही रहती थी, ज़्यादा दिन अकेले अपने कमरे में गुजारती थी। माँ को मेरे इस बिहेवियर से बहुत तकलीफ होती थी, मगर मैं उन्हें कभी ये बात बता नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या था। दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा दिन बस छत की तरफ देख कर गुजारती थी। खाना भी नहीं खाती थी। माँ को मेरी फिक्र होने लगी तो उन्होंने मुझे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। साइकेट्रिस्ट से बात करने के बाद तो मुझे लगा कि मैं इनके सामने मेरा हादसा बयां कर पाऊंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। साइकेट्रिस्ट के सजेशंस और मम्मा पापा का हाल देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, बस अब इस दर्द को ख़त्म करने में ही मेरी आज़ादी है।
अब मुझे हर इंसान में बस नाना का चेहरा दिखता था। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। उस दिन मैंने रेलवे फ्लाईओवर पर चली गई। वहां से कूदकर जान देकर इस दर्द से खुद को आजाद करने की मैंने मन में ठान ली थी। खड़ी रहकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन आएगी मैं कूद जाऊंगी और बस तब खत्म हो जाएगा ये दर्द मेरे साथ। तभी वहां से एक आदमी आया जो थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसने कहा, बेटा, जिंदगी एक हादसों का सफर है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, मगर ये जो वक्त है वो अच्छा नहीं है। ये दिल जो है ना, वो अच्छाई कभी ना याद रखता है ना देखने देता है। ये वक्त बुरा है मगर ये भी गुजर जाएगा। मुझे थोड़ा उतरने में मदद कर दोगी? तो मैंने उनका हाथ पकड़ के उन्हें फ्लाईओवर से उतरने को मदद कर दी। फिर वो बोले, मैंने भी 10 साल पहले यहीं से कूदकर जान देने की कोशिश की थी, मगर मेरा सिर्फ एक पैर कट गया। फिर भी तुमसे कह रहा हूँ, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। आज तक मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर एक बात हमेशा दिल में रखना, ये वक्त गुजर जाएगा। उस बात से मेरे अंदर कुछ हुआ, थोड़ा सुकून सा महसूस होने लगा था। उनसे बात करके फिर मैं घर चली गई। 1 साल ऐसे ही बीत गया। फिर मुझे उस बाबा की बात समझ आने लगी थी और उस हादसे के आगे हारना बंद कर मैं जीतना सीख गई थी। आज उस बात को 11 साल हो गए। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए। आज मेरी एक बेटी है और एक खुशहाल जिंदगी है। आज भी कभी कभी वो पल याद आता है तो सोचती हूँ कि अगर उस ब्रिज पर उस बाबा से मुलाकात ना होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मगर कुछ सवाल आज भी दिल में आते हैं, जैसे कि वो बाबा वहाँ ऊपर आए ही क्यों थे? एक लंगड़ा आदमी भला फ्लाईओवर पर क्यों चढ़ेगा? मेरे लिए तो वो एक फरिश्ता थे जो मेरी जान बचा कर चले गए और जिंदगी जीने के नए मायने सिखा कर चले गए। ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, मगर आज यहाँ पर लिखकर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो आज तक कभी कही नहीं गई थी। आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई गई है और ये पहुँचाने का एक खास मकसद भी है। हम लोग, आम लोग, बहुत सारे हादसों से गुजरते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त किसी से भी शेयर नहीं कर पाते और शायद हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उस बात में हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। मगर ऐसे ही हादसों से हम लड़ झगड़ कर जब आगे बढ़ते हैं तो अपने हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। ऐसे एक हौसले की कहानी थी जो आपके सामने रखी। अगर आपको लगता है कि इस लड़के ने सही किया या उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप उनसे कुछ कहना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते तो हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर मेल कीजिएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम आपके कोई भी डिटेल्स यहाँ पर लीक नहीं करेंगे। अगर आपकी कहानी है जो किसी का हौसला बढ़ाने को मदद कर सकती है या आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये बातें किसी को ज़िंदगी के नए मायने सिखाकर किसी की जान बचा सकती है। आपने इतना वक्त निकाल कर ये कहानी सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।